हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग अब लेकर आए हैं आपके पास अकाउंटेंसी की वन शॉट वीडियो. जैसे कि आपका बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम हो चुका है और अब आपके पास अकाउंटेंसी का एग्जाम है. हमने ऑलरेडी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वन शॉट वीडियो डाला है जिसमें हमने जितनी भी उसकी एडजस्टमेंट्स है उसे एक ही जगह पर समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप रिवाइज करें तो किस तरीके से इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर है. बिल्कुल उसी तरीके से रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको आपको रिवाइज करके जाना है पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करने के लिए. इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके की सजेशन देना चाहते हैं कि मैम हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वेदर सब्सक्रिप्शन है या कोई भी और टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो उस पर भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे. आप अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें फीडबैक में ज़रूर दीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहला टॉपिक क्या है. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एक गेनिंग रेशो, ये सबसे पहला पोर्शन है. क्योंकि जब भी नया पार्टनर आता है तब भी रेशो चेंज होती है और जब कोई पार्टनर चला जाता है तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 पार्टनर हैं और बी चला गया, अब ए और सी की जो रेशो है वो बदल जाएगी और ऑब्वियस सी बात है वो जो हिस्सा छोड़ के जाएगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं और गेनिंग रेशो निकालते हैं. एडमिशन के मुकाबले रिटायरमेंट बहुत आसान है. तो ये आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों का सिलेबस हाफ है और टाइम भी आपको पूरा दिया गया है. तो आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस 1 क्या है. केस 1 क्या है, बड़ा सिंपल सा केस है कि अगर मान लीजिए 3 पार्टनर है, जैसे कि यहाँ दिख रखा है 5-4-3 की रेशो में उनकी रेशो है. अब वाई जो है वो रिटायर हो जाता है. भाई अगर वाई रिटायर हो जाता है तो बड़ा सिंपल है, जो बची हुई रेशो है वही एक्स और जेड की रेशो है और अच्छी बात यह है कि वही गेनिंग रेशो भी है. राइट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड का रेशो दे रखा है. और अगर रेशो नहीं दे रखा तो घबराइएगा नहीं. जब रेशो नहीं दे रखा होता तो पार्टनरशिप डीड में हमने पढ़ा है कि रेशो इक्वल होता है. राइट, तो अगर आपको रेशो दे रखा और कहता है वाई रिटायर हो गया तो न्यू रेशो हो जाएगी 5:3 और गेनिंग रेशो भी ये हो जाएगी. और अगर कह दे जेड रिटायर हो गया तो न्यू रेशो हो जाएगी 5:4. अगर कह दे एक्स रिटायर हो गया तो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो दोनों ही क्या है, 4:3. तो इट्स अ वेरी सिंपल केस. चलिए केस 2 देखते हैं. आपको दे रखा है ABC पार्टनर्स हैं जिनके आपस की रेशो है 5:3. बी रिटायर होता है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो. बहुत क्लियर कट है कि जो भी बी अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, फॉर एग्जांपल 3/10, उससे ए और सी इस रेशो में ले रहे हैं. तो इस रेशो में क्या कर रहे होंगे, गेन ही तो कर रहे होंगे. तो इनडायरेक्टली आपके पास इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो तो ऑलरेडी दे रखी है. तो हमारा आधा काम तो कर दिया. अब हमें क्या करना है, न्यू रेशो निकालनी है. तो बहुत क्लियर कहा था बी का शेयर कितना है, 3/10. इस 3/10 का 2/3 जो है वो ए ले लेगा. यही लिखा है ना 2:1 में. और 3/10 का 1/3 सी ले लेगा. तो अब ए और सी की न्यू रेशो क्या होगी. ए के पास पहले कितना था, 5/10 और सी के पास पहले था 2/10. अब यहाँ से देखिए 2/10 और आ गया और यहाँ से 1/10 और आ गया. तो 7/10 और 3/10 यानी न्यू रेशो कितनी आ गई आपके पास, 7:3. तो पहला केस जिसमें सिंपल आपको रेशो दे रखी होगी, पार्टनर चला जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट होगा वही आपका न्यू रेशो और गेनिंग रेशो होगा. इस वाले केस में आपको गेनिंग रेशो ऑलरेडी गिवन होगा, सिर्फ न्यू रेशो निकालनी है. जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, ए और सी ने जिस रेशो में भी गेन करा है वो गेनिंग पार्ट निकालो, वो गेनिंग पार्ट इसमें ऐड करो और आपको क्या निकल कर आ जाएगा, न्यू रेशो. एक चीज़ हम आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे, कभी भी आप ये मत कहिएगा. देखिए गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, इट्स न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो अगर आपको न्यू रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो दे रखी है तो बिल्कुल करेक्ट है, आप गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं. लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको गेनिंग रेशो दे रखी है और न्यू रेशो दे रखी है और आप ओल्ड रेशो इस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, गलत आएगा. क्यों, क्योंकि गेनिंग पार्ट ऐड होता है, गेनिंग रेशो नहीं. क्लियर. तो कभी भी न्यू ओल्ड दिया है, गेनिंग रेशो निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है. लेकिन अगर गेनिंग रेशो दिया हो और आप इस फॉर्मूले में पुट करके पूछ रहे हो मैम गेनिंग रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो आपसे मैच नहीं कर रहा, तो बच्चों इससे नहीं निकलेगा इसका आंसर, क्योंकि गेनिंग पार्ट ऐड किया जाता है, गेनिंग रेशो नहीं. तो OR में गेनिंग रेशो नहीं ऐड होती. देखिए ओल्ड रेशो में हमने गेनिंग रेशो थोड़ा ना ऐड करी है, 2/3 1/3 थोड़ा ना ऐड करा, दिख रहा है आपको, नहीं. इट्स अ गेनिंग पार्ट कि एक्चुअली में जो बी छोड़ के गया उसका एग्जैक्टली ए ने कितना लिया और सी ने कितना लिया. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपने जरूर याद रखना है. केस 3 क्या है, बड़ा सिंपल सा केस है. ओल्ड रेशो दे रखी होगी, न्यू रेशो दे रखी होगी. तो भाई न्यू रेशो तो दे ही रखी है तो सिर्फ चाहिए क्या, गेनिंग रेशो. गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होती है. तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो न्यू रेशो 5/7 2/7, ओल्ड रेशो है आपके पास बी की है 2/6 और सी की है 1/6. और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, रिटायरमेंट में ये जरूर ध्यान रखा करो कि कौन रिटायर हुआ है. जैसे यहाँ पर ए रिटायर हुआ है तो उस पर सर्कल जरूर लगाओ कि ए रिटायर हुआ है, ताकि आप ओल्ड रेशो गलती से एक ही ना ले लो. तो 2/6 और 1/6.
हमने इसका एलसीएम लिया, हमारे पास आ गई 21/42, 5/42। इसका मतलब हमारी गेनिंग रेशो आ जाएगी 21/5। तो बस ये 3 केस हैं इसके पीएसआर और गेनिंग रेशो के। फर्स्ट ओल्ड रेशो गिवन होगी, उसमें से उसका हिस्सा हटाओ, वही गेनिंग रेशो वही न्यू रेशो। ठीक है, इसमें क्या है, गेनिंग रेशो ऑलरेडी दे रखी होगी, गेनिंग पार्ट निकालो, ओल्ड पार्ट में गेनिंग पार्ट ऐड करो, न्यू रेशो मिल जाएगी। इसमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे रखी थी, डायरेक्ट गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाओ और आपके पास गेनिंग रेशो आ जाएगी, राइट। फिर पार्ट 2, ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, याद रखिएगा इसका 26, इंटैंजिबल एसेट्स। गुडविल एक इंटैंजिबल एसेट होती है, तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, इसको याद रखने की जरूरत है। अब गुडविल 2 तरीके की होती है, चाहे हम पार्टनरशिप में किसी भी चैप्टर में पढ़े, ये बात हमें गुडविल चैप्टर में ही बता दी गई थी। एक एग्जिस्टिंग गुडविल होती है जिसको परचेज गुडविल कहा जाता है और जो बैलेंस शीट में आपको नजर आती है एसेट साइड पर, खरीदी गई गुडविल। दूसरी होती है वैल्यूड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसे आपने अपने काम से, क्वालिटी से, एफिशिएंसी से खुद जो आपने नेम फेम खुद अपने बिजनेस में कमाया, दैट इज वैल्यूड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो क्या ट्रीटमेंट होता है गुडविल का, इन दोनों गुडविल का, जब आपके पास रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर होता है? तो सबसे पहले देखिए इसका एक ही ट्रीटमेंट है पूरी पार्टनरशिप में, इसको लेकर कोई दो राय नहीं है। एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा ही राइट ऑफ किया जाता है, यानी बैलेंस शीट में जो गुडविल पड़ी हुई है उसको आपने राइट ऑफ ही करना है। तो क्या एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली ओल्ड रेशो में, टू गुडविल। तो ये वाली गुडविल हमेशा राइट ऑफ कर दी जाती है, यानी फिनिश कर दी जाती है, और जब एसेट कम होती है तो गुडविल क्रेडिट हो गई। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन कि कैपिटल फिक्स्ड है या नहीं। देखिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, आपको ये बहुत ध्यान देना है कि एंट्री कैपिटल अकाउंट से करनी है, करंट अकाउंट से। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कैपिटल फिक्स दे रखी है तो करंट अकाउंट से एंट्री है। इस छोटी सी बात से आपकी एंट्री गलत हो जाए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो ज़रूर याद रखिएगा, इसको दिमाग में फीड कर लीजिए कि मैम ने कहा है फिक्स कैपिटल जहाँ दिख जाए उसको अंडरलाइन कर लेना, और इस बात को ध्यान रखना है कि एंट्री जो है करंट अकाउंट से करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, तो इसको लेकर कोई केसेस नहीं है, सिंपल यही केस है आपके पास, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है, खत्म बात। फिर आती है वैल्यूड गुडविल, इसको लेकर 2 केस हैं रिटायरमेंट में। एक जनरल केस है जो फिक्स है, आपको कुछ भी ना मेंशन हो तो आपने हमेशा यही करना है, गेनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइजर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ऑब्वियसली इसके लिए आपको गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, उसके हमने आपको पहले ही तरीके बता दिए, 3 तरीके। फर्स्ट केस में गिवन होता है, सेकंड केस में भी गिवन होता है, थर्ड केस में आपको निकालना पड़ता है गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो निकल जाएगी तो गेनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स क्रेडिट। ठीक है, जनरली रिटायरमेंट में 99.99% यही वाला केस चलता है रिटायरमेंट में, गेनर्स टू सैक्रिफाइजर, दैट्स इट। इसके अलावा गुडविल का कोई और ट्रीटमेंट ही नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, अगर ऐसा लिखा है तब आपने करना है। अदरवाइज अगर मैं बोलूँ ना तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ होती है, पुराने पार्टनर डेबिट टू गुडविल, और जो नई गुडविल होती है ये वाली जिसकी हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है, जिसके अभी हम आपको मेथड भी एक बार रिवाइज करा देंगे, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करना पड़ जाता है एडजस्टमेंट में कई बार, तो वो कई बार बच्चे भूल चुके हैं क्योंकि वो चैप्टर अभी आप लोगों का नहीं आ रहा, तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और सोच के चले जाते हैं कि चलो ऐसे ही चले जाएंगे, आती है हमको गुडविल। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपसे, तो प्लीज़ उसे रिवाइज जरूर करिएगा। तो यहाँ पर एंट्री होती है गेनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइजर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, राइट। इसके अलावा वैल्यूड गुडविल का एक और केस है स्पेसिफिकली, जो कि अब बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसा लिखा होता है, खुद एडजस्टमेंट में लिखा होगा, गुडविल रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड देन राइट ऑफ, ऐसे लिखा होगा उसमें, पहले आप गुडविल को रेज करो फिर राइट ऑफ करो। अल्टीमेट इफेक्ट इसका वही पड़ता है, गेनर टू सैक्रिफाइजर, वही इफेक्ट है इसका, लेकिन स्टिल अगर ऐसा लिखा है तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होती है, वैल्यूड वाली गुडविल की बात हो रही है। देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल को हम पहले ही बता चुके हैं, एक ही ट्रीटमेंट है, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, खत्म बात, उसकी बात तो बात ही खत्म हो गई थी। वैल्यूड गुडविल को लेकर, यानी जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको लेकर, पहला केस है गेनर टू सैक्रिफाइजर, दूसरा केस ये है। तो पहली एंट्री क्या होती है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, सारे पुराने पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में, जितनी भी गुडविल है। मान लो आपकी 50,000 रुपये की गुडविल है और आपके पास रेशो दे रखी है कोई भी, तो उस रेशो में ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के नाम से। तो ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री इसी गुडविल को राइट ऑफ करने की, क्योंकि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो वैल्यूड गुडविल होती है उसे कभी भी बुक्स में नहीं दिखाया जाता। तो अगर आपने ये गुडविल अकाउंट ओपन कर लिया तो ये तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, जो कि हमने पढ़ा है कि जो परचेज गुडविल होती है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी बैलेंस शीट में होती है, ये वाली गुडविल तो होनी नहीं चाहिए। तो अब इसको फटाफट से राइट ऑफ कर देते हैं। अब एंट्री में क्या फर्क आया, पहली एंट्री में ओल्ड पार्टनर, इस एंट्री में न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो अल्टीमेटली देखिए गुडविल अकाउंट से गुडविल अकाउंट कट गया,
और न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, इसका अल्टीमेट इफेक्ट यही बनेगा, गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो इसे याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग से केस है, अगर आ जाए पेपर में तो आपको पता होना चाहिए। तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, न्यू पार्टनर टू गुडविल, ऑब्वियसली न्यू रेशो। तो जो गुडविल आपकी रेस थी वो फिनिश हो जाएगी। ये दूसरा केस है, दैट्स इट, यही है गुडविल का ट्रीटमेंट। आप क्वेश्चन करिए, आपको दिक्कत आए आप हमें बताइए, और आप क्वेश्चंस के बाद अगर आप इस कंसेप्ट को एक जगह पर रिवाइज करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, आप इस वीडियो में पूरे कंसेप्ट एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा PSR गेनिंग रेशो हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के फॉर्मुलेज कौन कौन से हैं, क्योंकि हम भूल चुके होंगे कुछ हद तक, तो उन्हें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई एडजस्टमेंट्स में गुडविल को कैलकुलेट करना भी देता है। तो सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। और एक और बात, आपको डिफरेंट ईयर के अगर प्रॉफिट दे रखे हैं फॉर एग्जांपल, और आपसे कहा गया है एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर्स का निकालो, तो आप 3 सालों का टोटल करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे और एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन आपको जो यहाँ एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है वो नॉर्मल चाहिए होता है, यानी कोई भी एबनॉर्मल गेन अगर इस प्रॉफिट में ऐड है तो उसको माइनस कर देना, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस माइनस है तो वापस ऐड कर देना। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने कोई एसेट बेची तो उस पर प्रॉफिट हुआ था, तो क्योंकि एसेट बेचना नॉर्मल नहीं है तो उसका गेन भी नॉर्मल नहीं है, वो आपने प्रॉफिट में ऐड कर रखा है, उसे माइनस कर दो। ठीक है, अगर आपको एक लॉस बाय फायर हुआ था और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो ये इनकम भी रेगुलर नहीं है, इसे ऐड कर रखा है, इसे माइनस कर दो। तो बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, जो एबनॉर्मल गेन या लॉसेज है उनको आपने हटाना है। अगर प्लस कर रखा है तो माइनस, माइनस कर रखा है तो प्लस। उसके बाद जो प्रॉफिट आएंगे उनको प्लस करके डिवाइड बाय 3, 4 जितने भी ईयर्स हैं वो आप करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू करेंगे, गुडविल आएगा। ठीक, दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, कुछ भी दिया हुआ आपको, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 अपॉन 100। ये आपको दे रखी होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं वो ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं, उसका एक रेट दे रखा होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेट एसेट होता है, विच इज टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, टोटल एसेट में फिक्टिशियस एसेट को काउंट नहीं करा जाता। तो ये आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। आगे होगा, याद आ गया होगा, बट एक बार कंफर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है ना, छोटा मोटा डाउट भी नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि एग्जाम देने जाने हैं बोर्ड का। फिर है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 2 मेथड ध्यान से करके जाइएगा, क्योंकि ये आप लोगों को कम याद होंगे और एग्जाम में आ सकता है, मना नहीं है, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट है तो गुडविल का वैल्यूएशन भी ऑटोमेटिक कवर होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है इससे तो डायरेक्ट आपका गुडविल निकल आया। एवरेज प्रॉफिट मेथड में थोड़े से स्टेप्स हैं। इसमें क्या होता है, पहले आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ती है फर्म की। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ध्यान से देखिए, ऊपर जब आपने सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR करा, सीधा गुडविल आ गई, लेकिन एवरेज प्रॉफिट में नहीं आती। एवरेज प्रॉफिट में क्या आता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ये स्टेप आ गया। फिर आप निकालोगे नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज एसेट माइनस लाइबिलिटी। और जो तीसरा स्टेप है गुडविल का, गुडविल कैसे निकलेगी हमारे पास, गुडविल निकालने के लिए आपको A स्टेप में से B स्टेप को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म आएगी। तो चलिए, यहाँ पर हमारा गुडविल भी कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर और क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। बहुत सारे बच्चों को रिवैल्यूएशन अकाउंट रिवाइज ही होगा, बट स्टिल हम रिवाइज करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी डेबिट साइड और इसकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड को हम जनरली फायदे वाली साइड बोलते हैं और डेबिट साइड को नुकसान वाली साइड बोलते हैं। तो अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया, तो यहाँ पर आप डाल देंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट कोई मिल गई तब आप यहाँ पुट कर देंगे। आपकी लाइबिलिटी कम हो गई तो आप यहाँ डाल देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा ध्यान से सुनना, एक अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर वो आपको कहे कि स्टॉक का वैल्यू स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब आपको जितने पे दिखाना चाहिए था उतने से कम है। तो अगर वो बोले स्टॉक 5000 से अंडर वैल्यू है, मतलब यार आपने कम दिखा रखा है, थोड़ा ज़्यादा दिखा दो, तो ये भी फायदे वाली बात है, यहाँ दिखा देना। ठीक है, स्टॉक अंडर वैल्यू, तो कोई एसेट अगर अंडर वैल्यूड है तो उसको और दिखाना है, उसको यहाँ ले आओ। ठीक है, लेकिन उल्टा अगर स्टॉक ओवर वैल्यू है तो मतलब आपने ज़्यादा दिखा रखा है, कम करना है, तो डिक्रीज इन एसेट यहाँ पर आती है। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिलेगी तो आपने यहाँ लिखनी है। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो यहाँ लिखनी है। रीवैल्यूएशन यानी इस पर रिलेटेड अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस आपने यहाँ लिखने हैं।
अगर कंपनी पे करेगी, फर्म पे करेगी तो कैश, अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख दीजिएगा। इसे डिसोल्यूशन के साथ कंफ्यूज मत करिए। सिर्फ मैंने इतनी सी बात बोली कि अगर कोई एक्सपेंस मेंशन है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड तो कैश, पार्टनर पे करेगा तो एस बीस जो भी होगा कैपिटल अकाउंट और उसके कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो सीधी सी बात है, एसेट इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट। इसके अलावा यहाँ पर डिक्रीज इन एसेट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कोई एक्सपेंस है तो। इसके अलावा जैसे हमने अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू की बात कर रहे थे, अगर आपको कोई लाइबिलिटी ओवर वैल्यू कर रखी है, ओवर का मतलब है कम करो उसको, सिंपल सी बात है, ओवर का मतलब है कम करो उसको। तो अगर लाइबिलिटी ओवर कर रखी है तो कम करना है, ये तो फायदे की बात है। और अगर एसेट ओवर वैल्यूड है उसको कम करना है तो सर नुकसान की बात है। तो ओवर के केस में आपने याद रखना है कि मुझे कम करनी है वो चीज़। अगर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है, फर्नीचर ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब ज़्यादा दिखा रखा है, कम करना है, ये तो नुकसान की बात है, तो डेबिट साइड आ जाएगा। वाइसा वर्सा, लाइबिलिटी अगर ओवर वैल्यू है उसको भी कम करना है। ओवर वैल्यू में आपने सिंपल लॉजिक याद रखना है, ओवर वैल्यू में हमने क्या करना है, कम करना है, डिक्रीज करना है, डिक्रीज। अब वो डिक्रीज एसेट का है या लाइबिलिटी का, बस ये फर्क है। अगर एसेट ओवर वैल्यूड है, कम करना है तो ये आपका नुकसान है, लेकिन लाइबिलिटी अगर ओवर वैल्यूड है, कम करना है तो अपने फायदे की बात है, क्रेडिट में आ जाएगी, ठीक है। और अंडर वैल्यू का मतलब होता है कम दिखा रखा है, और प्लस करना है आपने, और। तो अगर एसेट अंडर वैल्यू है और दिखाना है तो अच्छी बात है, लाइबिलिटी अंडर वैल्यू है और दिखाना है तो ये नुकसान की बात है, ठीक है। तो ये एक दो चीज़ें डाउट मुझे लगता है स्टूडेंट्स को आ सकते थे, तो वो मैंने अपनी तरफ से कवर करें रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो चलिए, इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसका काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम जरूर देना चाहेंगे, इसके अंदर बुक में मेंशन है आपके पास, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब ओपन किया जाता है? जनरली क्या होता है कि हमें पता है कि जब रिटायरमेंट होता है, एडमिशन होता है, डेथ होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, तब आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन करा जाता है। अब जो रिवैल्यूएशन होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी शो करते हैं, और फिर नई वैल्यू पर बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी शो करते हैं। लेकिन अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि हम एसेट लाइबिलिटी की वैल्यूएशन तो करें, उनका फ़ायदा नुकसान भी देखें और वो फ़ायदा नुकसान आपस में शेयर भी करें, बट सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको नहीं छेड़छाड़ करें, यानी बैलेंस शीट में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। जो एसेट जितने की थी पुरानी बैलेंस शीट में उतनी शो कर दो, लाइबिलिटी जितने की थी उतने की शो कर दो, यानी बाहर ही एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करके जो फ़ायदा नुकसान हो रहा है उसे बांट लो। ऐसे केस में हम बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पर्पस क्लियर है? इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से देखना। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट पार्ट तो वही है जो आप रिवैल्यूएशन में करते हो, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये सब करके, पर जो प्रॉफिट आया वो आपने ओल्ड रेशो में बांट दिया। फर्स्ट पार्ट वही है जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया जाता है। अब क्या है, ये वाली चीज़ें क्रॉस, यानी जो आपके पास नुकसान वाली चीज़ है वो इधर आ गई, फायदे वाली चीज़ें इधर आ गई, क्रॉस। सारी आइटम जो यहाँ लिखा है वो यहाँ डाल दो, ये यहाँ, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और जो भी यहाँ लॉस आ रहा होगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी आ सकता है, अगर यहाँ लॉस आ रहा होगा उसे न्यू रेशो में बांटना है। ध्यान से सुनना, न्यू रेशो में बांटना है। कभी भी कोई चीज़ पहले ओल्ड से करी जाए फिर न्यू से करी जाए तो अल्टीमेट जो इसका इफेक्ट गया वो ये गया गेनर टू सैक्रिफाइसर, यानी पार्टनर्स ने आपस में ही इसके फायदे नुकसान को बांट लिया विदाउट अफेक्टिंग बैलेंस शीट की आइटम। तो अगर आपको कभी ऐसा स्टेटमेंट नज़र आए कि हमें बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं डालना या उसकी एसेट और लाइबिलिटी में कोई बदलाव नहीं करना और इसके अलावा हमको रिवैल्यूएशन करना है, तो इसका मतलब वो गेनर टू सैक्रिफाइसर बोल रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाने को कहा लेकिन ऐसा ज़रूर कहा है कि आपने एसेट और लाइबिलिटी में बदलाव नहीं करना और फिर भी इम्पैक्ट दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं जैसे ये हैं उनको स्टेटमेंट में प्लस कर लो सारी की सारी, ठीक है, और जितनी भी नुकसान वाली चीज़ें हैं उन्हें माइनस कर दो। आपको पता चल जाएगा गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस उस लॉस या गेन को किस एंट्री में पास कर देना, गेनर टू सैक्रिफाइसर में। दैट इज ऑल्सो द ऑल्टरनेटिव ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? या तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, नहीं बनाना, पर्पस क्लियर है, ये तब किया जाता है जब हम एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू में बदलाव नहीं करना चाहते और फिर भी चाहते हैं कि बाहर एसेट लाइबिलिटी रिवैल्यू हो। तो ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता है, विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी पार्टनर्स वांट टू रीवैल्यू द एसेट एंड लाइबिलिटी। तब क्या होगा, जो भी फायदे वाली चीज़ें उनको प्लस करते जाओ, जो नुकसान वाली चीज़ें माइनस करते जाओ। अगर आंसर नेगेटिव में बचेगा तो लॉस, पॉजिटिव में बचेगा तो प्रॉफिट, और जो भी फाइनल आंसर आएगा उसे गेनर टू सैक्रिफाइसर में बांट दो। ठीक है जी, तो ये मेमोरेंडम ऑफ उसका अल्टरनेटिव मेथड है आपके पास। तो ये मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। इसके अलावा हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ जाननी है वो है रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड जो लॉसेज या प्रॉफिट है उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो सिंपल केस पहला वाला है जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा और रिजर्व्स वगैरह दे रखे होंगे, तो आपको बता रखा होगा
कि जनरल रिजर्व दे रखा है, P&L का क्रेडिट बैलेंस, तो उसे डेबिट करो और ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमें पहले क्या चेक करना होता है कि क्लेम कितना है ना। तो अगर मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 50,000 रुपये और क्लेम है 50,000 रुपये, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, बचा ही नहीं, 50,000 था, 50,000 क्लेम में चला गया। लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000 रुपये दिखा देंगे, खत्म। ठीक है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है और वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी जो है वो 30,000 है, तो आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लाइबिलिटी में 30,000 दिखा देंगे और जो 20,000 है वो लिखकर ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक। तीसरा केस, अगर आपके पास 50,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और लाइबिलिटी हो जाए 80,000 रुपये, तो लाइबिलिटी तो 80 दिखाएंगे, अब ये 30,000 रुपये कहाँ से निकालें, तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में डाले जाएंगे क्योंकि आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। जब लाइबिलिटी एसेट कम या ज़्यादा होती है तो रीवैल्यूएशन पे उसका असर होता है, राइट। तीनों चीज़ें बताई, 50-50 है तो सिर्फ क्लेम में डाल दो और कुछ नहीं करना, 50-30 था तो 20,000 रुपये बच रहे थे, पार्टनर्स में बांट दो। तो अगर बचेगा रिजर्व तो बांटेंगे ना सर, पहले वाले केस में बचा ही नहीं, दूसरे वाले केस में 20,000 बचा वो बांट दिया, तीसरे केस में बचा ही नहीं बल्कि 30,000 रुपये लाइबिलिटी और बन गई, रीवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दिया। और अगर कोई क्लेम है ही नहीं तो पूरा 50,000 रुपये बांट दो, है ना। तो जनरल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो में। और अगर आपके पास एसेट साइड पे कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं जैसे P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, प्रिमिलरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स, उनको कैसे ट्रीट करना है, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे क्योंकि लॉस है, लॉस से पार्टनर्स डेबिट होते हैं। ओल्ड पार्टनर्स डेबिट करंट अकाउंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन फिक्स्ड तो नहीं दी हुई, टू P&L, टू एडवर्टीजमेंट, टू प्रिमिलरी एक्सपेंस। ठीक है, जनरल केस यही है आपके पास। बट अगर क्वेश्चन में आपको ये गिवन है विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या लिखा है डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस, जब भी ये लाइन लिखी हो ना, गुडविल में लिखी हो तो गेनर टू सैक्रिफाइजर, रिजर्व्स में लिखी हो तो भी गेनर टू सैक्रिफाइजर, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में लिखी हो कि भाई हमको ये इफेक्ट नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि जितना पुरानी बैलेंस शीट में रिजर्व दिखा हुआ है वही आपको नई बैलेंस शीट में दिखाना है, जितने एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं वही दिखाने, तो फिर बाहर ट्रीटमेंट होता है और एंट्री होती है गेनर्स टू सैक्रिफाइजर। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सारे रिजर्व्स प्लस कर लेंगे और जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको माइनस कर लेंगे, जो नेट अमाउंट आएगा उससे गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी गेनर टू सैक्रिफाइजर में इसकी एंट्री पास कर देंगे। तो आई होप आपको पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है, कंसेप्ट कंक्लूजन है, वो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर ज़रूर करिए, हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।